Warahmatullahi wabarakatuh, and we'll be continuing with the calculation of valence factor. और कल हमने कुछ एग्जाम्पल्स की हैं और जो मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी आर्सेनिक सल्फाइड की बेटा, उसका आंसर होना चाहिए था 28, राइट। अगर किसी बच्चे को उसमें दिक्कत आई होगी सॉल्व करने में, मैं आपके सामने रख दूं। कंपाउंड वाज AS2S3 जो कि कन्वर्ट हो जाता है बेटा इनटू आर्सेनेट ASO4 3-, और इसका जो सल्फर वाला पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाता था इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको आर्सेनिक सल्फाइड का वैलेंस फैक्टर निकालना था। मैंने आपसे कहा कि इसके जो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो आर्सेनिक सल्फाइड कन्वर्ट हो जाता है आर्सेनेट ASO4 3-, इसका वैलेंस फैक्टर मान लीजिए इस पार्ट के लिए NF1, और आपका ये तो आर्सेनिक का प्रोडक्ट था। इसी तरह से जो इसका सल्फर वाला पार्ट है AS2S3 में सल्फर वाला पार्ट है, ये कन्वर्ट हुआ था इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। इसका वैलेंस फैक्टर सल्फर की वजह से मान लीजिए NF2 है, राइट। हमें देखना है कुल मिला के यहां पे एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है। क्योंकि यहां पे आपका सल्फर जो था वो -2 में था, सो 3 सल्फर पे -6 चार्ज होने की वजह से 2 आर्सेनिक पे टोटल चार्ज आएगा +6, तो पर आर्सेनिक आपका चार्ज आएगा +3। सो पर आर्सेनिक एटम यहां पे आपका चार्ज था +3, लेकिन यहां पे अगर आप इवेलुएट करेंगे यहां पे पर आर्सेनिक आपके पास चार्ज आएगा +5। सो एक आर्सेनिक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है बाई 2। सो दैट मीन्स बेटा, क्योंकि मेरे पास यहां पे 2 आर्सेनिक थे, जब वो +3 से +5 में जाएंगे, +3 से +5 में जाएंगे, वो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे बेटा। कुल मिला के 2 आर्सेनिक एटम आपके लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। लाइकवाइज जो इसका सल्फर वाला पार्ट है वो -2 से कन्वर्ट हो रहा है बेटा इनटू प्लस, इट वाज SO4 2-, इट वाज SO4 2-, राइट। तो इसका जो सल्फर वाला पार्ट है वो कन्वर्ट हुआ है फ्रॉम -2 टू +6। जब आपका सल्फर यहां पे -2 से +6 में कन्वर्ट हुआ तो एक सल्फर एटम जो है बेटा वो 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। -2 टू 0 पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर गया, फिर 0 से +6 और 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर गया। सो एक सल्फर यहां पे आपके लिए बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, लेकिन मेरे पास पर मॉलिक्यूल कितने सल्फर थे? 3। सो 3 सल्फर कितने लूज करेंगे बेटा? दैट शुड बी 3 × 8, दैट मेक्स इट 24, राइट। और कुल मिला के अगर वैलेंस फैक्टर देखा जाए, सो कैटायन की वजह से NF1, एनाइन की वजह से NF2, it comes out to be 4 + 24, that makes it 28। ये कल वाली एग्जांपल थी बेटा जो मैंने आपसे कहा था कि आप इसको प्लीज सॉल्व करिएगा। तो आर्सेनिक सल्फाइड जो है इसका वैलेंस फैक्टर रिएक्शन में कितना रहता है? दैट इज 28, राइट। So that was the previous example that you were supposed to do at home। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे इसका सोल्यूशन भेजा भी था, एंड ऑलमोस्ट 99% ऑफ देम हैड डन राइट एक्सेप्ट फॉर वन स्टूडेंट जिसको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ठीक है। बट every student whosoever sent me the solution, that was absolutely fantastic। बात करते हैं बेटा आगे। इसी पर्टिकुलर केस में I have one more compound that is ferrous oxalate। इस कंपाउंड को बेटा कहते हैं ferrous oxalate, राइट, FeC2O4, फेरस ऑक्सलेट। आपको ऑलरेडी पता है कि ऑक्सलेट जो है इस पे ग्रुप चार्ज होता है -2, जिसकी वजह से आयरन के ऊपर यहां पे चार्ज कितना होता है? +2। ये कंपाउंड जो है, फिर से प्लीज याद रखिएगा, इट ओनली बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, और लूज करने के बाद इसमें कैटायन भी ऑक्सीडाइज होता है और एनाइन भी ऑक्सीडाइज होता है, और इसका जो कैटायनिक पार्ट Fe2 पॉजिटिव था ये कन्वर्ट होता है इनटू Fe3 पॉजिटिव, और इसका जो एनाइनिक पार्ट ऑक्सलेट पार्ट है इट गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखना है कि इस रिएक्शन में आयरन ऑक्सलेट का वैलेंस फैक्टर क्या है। रिएक्शन वहीं से आपको दी है, आपको बस ये देखना है कि इस रिएक्शन में आयरन ऑक्सलेट का वैलेंस फैक्टर क्या है। अगर मैंने आयरन ऑक्सलेट का वैलेंस फैक्टर देखना है, मुझे देखना है कैटायन की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, एनाइन की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, ठीक है ना। तो कैटायन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे मैं उसको कहूंगा NF1, एनाइन की वजह से जो लूज होंगे बेटा मैं उसको कहूंगा NF2, ओके। अब देखिए कैटायन यहां पे Fe+2 फॉर्म में था, यहां पे Fe किस में आ चुका है? +3 फॉर्म में आ चुका है। सो +2 से +3 मींस एक आयरन एटम ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। जब एक आयरन ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो एक मॉलिक्यूल में तो एक ही आयरन है, तो कैटायन की वजह से इसका वैलेंस फैक्टर रहेगा 1।
अब जो एनाइन आपके पास है C2O4 2 माइनस, अगर यहां पे आप कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे बेटा, दैट विल बी +3, ऑक्सीजन का तो -2 होता ही है। सो ऑक्सीजन यहां पर भी है -2, मगर यहां पे कार्बन आ चुका है +4। सो एनाइनिक पार्ट में कार्बन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड वही कार्बन +4 में कन्वर्ट हो चुका है। दैट मींस पर कार्बन एटम देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। लेकिन मेरे पास एक मॉलिक्यूल में तो 2 कार्बन थे, तो जब ये दो कार्बन बेटा +3 से +4 में जाएंगे, +3 से +4 में जाएंगे, दोनों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। दैट मींस कुल मिला के आपके 2 कार्बन जो है बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। सो एनाइनिक पार्ट में 2 कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऑक्सीजन यहां पर भी -2 वहां पर भी -2, और कैटाइनिक पार्ट ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अगर यहां पे वैलेंस फैक्टर कुल मिला के देखा जाए, दैट शुड बी इक्वल टू NF1 दैट इज 1, NF2 दैट्स 2, 1 + 2 कम्स आउट टू बी 3। सो फेरस ऑक्सलेट का, या जिसको आयरन ऑक्सलेट भी कहा जाता है, इसका वैलेंस फैक्टर रिएक्शंस के दौरान जो है बेटा that actually comes out to be 3. Is that clear? तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको बुक से मिलेंगी जहां पे आपको कोई रिएक्शन दी जाएगी, लाइक जैसे ये रिएक्शन दिया है, क्वेश्चन आपको बेटा इसका पूछेगा कि इस रिएक्शन में इसका वैलेंस फैक्टर क्या है। बस इतना देखना है कि पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, दैट विल बी द वैलेंस फैक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। ओके बेटा, अगर एग्जांपल्स में हम जाएं तो ये टॉपिक आपको बाहर निकलने नहीं देगा, बट मैंने आपको उतना सब कुछ दिखा दिया है जिसकी वजह से आप आराम से बेटा अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से आगे जो है मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल मेरे पास है बेटा, लेट इट बी, हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज KMnO4, राइट। और ये KMnO4 जो है ये रिएक्ट करता है बेटा ऑक्सैलिक एसिड के साथ, दैट्स H2C2O4 in presence of acid, right, in presence of H positive ions। मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दे रहा हूं, मैं जनरल कोई इक्वेशन आपको दे रहा हूं, और इसमें आपको बेटा वैलेंस फैक्टर कुछ स्पीशीज का निकालना पड़ेगा। सो KMnO4 को मैंने ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मैंगनीज 2 पॉजिटिव, besides it results in the formation of carbon dioxide and we have got water as well। I repeat my words, it's not my balanced chemical equation, ठीक है। तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास है, इसमें बस आपको ये पूछा जा रहा है कि KMnO4 जो है इसका वैलेंस फैक्टर क्या है, और ऑक्सैलिक एसिड जो है इस रिएक्शन में इसका वैलेंस फैक्टर क्या है, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी भी स्पीशीज का वैलेंस फैक्टर निकालना होगा, व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, ये देखो कि उस स्पीशीज का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है। अगर हम KMnO4 की बात करेंगे, आप जानते हैं इसका सेंट्रल एटम होता है मैंगनीज, और यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, और इस रिएक्शन के दौरान आप देखिए मैंगनीज +7 से किस में कन्वर्ट हुआ है, +2 में। जब मैंगनीज +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ, दैट मींस बेटा एक मैंगनीज एटम जो इसका है उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। सो एक मॉलिक्यूल में एक ही मैंगनीज एटम था जिसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। बाकी ऑक्सीजन यहां पर भी -2 है, और ऑक्सीजन यहां पर भी -2, यहां पर भी -2। सो ऑक्सीजन का कोई रोल जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन में तो नहीं है। अब यहां पे सिर्फ एक ही मैंगनीज एक मॉलिक्यूल में 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो इसका वैलेंस फैक्टर जो होगा बेटा वो सीधे आपका 5 आ जाएगा। लाइकवाइज अगर ऑक्सैलिक एसिड की बात करेंगे, हाइड्रोजन +1, राइट, ऑन द प्रोडक्ट साइड यहां पर भी हाइड्रोजन +1, कार्बन यहां पे आप निकालेंगे बेटा दैट विल बी +3, लेकिन यहां पे कार्बन देखिए दैट विल बी +4, बाकी ऑक्सीजन यहां पर भी -2 वहां पर भी -2। अब अगर कार्बन यहां पे +3 में है, मगर वहां पे आपका कार्बन +4 में कन्वर्ट हो चुका है बेटा, सो दैट मींस एक कार्बन एटम जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है, मगर एक मॉलिक्यूल में तो 2 कार्बन है। सो जब एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन हुए, सो दोनों कार्बन +3 से +4 में कन्वर्ट होते होते एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा लूज करेंगे। सो दैट वे जो आपका ऑक्सैलिक एसिड होगा उसका वैलेंस फैक्टर बनेगा 2, मामला खत्म। आपको इसी तरह से बेटा कोई रिएक्शन दी जाएगी, आप बताइए इस स्पीशीज और इस स्पीशीज का, इस रिएजेंट का और इस रिएजेंट का वैलेंस फैक्टर बताइए रिएक्शन में कितना होगा। बस सिंपल देख लीजिएगा, पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज या पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो चुके हैं। ये मैंने आपके सामने बेटा जनरल कॉन्सेप्ट रख दिया है।
कभी आपको सिर्फ किसी की ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी जाएगी, कभी आपको किसी की सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन दी जाएगी, कभी आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिए जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं ये रिएक्शन जो है बेटा ये कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज यहां पे एक स्पीशीज का रिडक्शन हो चुका है और दूसरी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो चुका है। यहां पे तो सिर्फ बेटा आयरन ऑक्सीलेट का ऑक्सीडेशन हो चुका है, बिकॉज आयरन भी लूज कर रहा है, ऑक्सीलेट भी लूज कर रहा है, लेकिन कोई यहां पे गेन तो नहीं कर रहा। So यहां पे सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन ओनली। सो रिमेंबर द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, यू मे ईदर बी गिवन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहां पे आपको बेटा वैलेंस फैक्टर रिएजेंट का निकालना पड़ेगा, यू मे ईदर बी गिवन द रिडक्शन रिएक्शन जहां पे आपको वैलेंस फैक्टर इस रिएजेंट का निकालना पड़ेगा, और यू मे बी गिवन ए कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन जहां पे या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या तो रिड्यूसिंग एजेंट का या तो कभी कभार दोनों का आपको वैलेंस फैक्टर जो है निकालना पड़ेगा। राइट बेटा, आई होप आई एम क्लियर विथ माय वर्ड्स, आई होप यू आर क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट्स। सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वैलेंस फैक्टर कि किस कुछ कंपाउंड्स में जब आपको उनकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन या कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन पता होती है तब कैसे बेटा वैलेंस फैक्टर निकाला जा सकता है। अब हमारे पास इसमें भी कुछ स्पेशल केसेस हैं। आई विल मूव टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द एक्चुअली क्वेश्चंस जिसमें आपको वैलेंस फैक्टर पूछा जाता है, एंड दैट विल बी अबाउट द इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस, इनमें वैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको याद होगा इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में विद इन द मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडेशन भी होता था, रिडक्शन भी होता था, मगर वहां पे ऑक्सीडेशन जो है बेटा एक किस्म के एटम का और रिडक्शन जो है दूसरे किस्म के एटम्स का हुआ करता था। या फिर मैंने ऐसे भी कहा था वहां पे ऑक्सीडेशन एक एटम का होता था विच वाज इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, और रिडक्शन दूसरे एटम का होता था विच वाज इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट बेटा, ये मैं पिछली बार आपको समझा चुका हूं जब हमने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़े हुए हैं। अब वही कॉन्टेक्स्ट में एक और एग्जांपल लेंगे हम। फॉर एग्जांपल मेरे पास बेटा ये रिएक्शन है ट्वाइस KClO3, इसका डिकम्पोजिशन होके ये ट्वाइस KCl प्लस वी हैव 3 टाइम्स O2 देता है। ठीक है, 3 टाइम्स O2 देता है। आपको पूछा जाएगा इस रिएक्शन में KClO3 जो है इसका वैलेंस फैक्टर क्या है। पहली बात आपको यह समझनी है, क्या ये इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है? इट इज डेफिनेटली यस। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे पोटेशियम आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2। जब आप यहां पे क्लोरीन का निकालेंगे इट विल कम आउट टू बी +5। लेकिन ऑन द प्रोडक्ट साइड पोटेशियम कंटिन्यूज टू बी +1, क्लोरीन इज नाउ -1 एंड ऑक्सीजन इज यहां पे आपका 0 आ चुका है। सो अब देखिए ना, यहां पे क्लोरीन जो है +5 से -1 में आ चुका है तो इसका रिडक्शन हो चुका है, और ऑक्सीजन -2 से 0 में आ चुका है तो इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। ठीक है ना। सो इसमें एक एटम जो कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट में था +5 में, उसका रिडक्शन हो चुका है, और दूसरा एटम जो है जो कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। जब विद इन द मॉलिक्यूल, इन द सेम मॉलिक्यूल, एक एटम विच इज इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट उसका रिडक्शन हो जाए और दूसरा एटम विच इज इन द अदर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, तब जाके रिएक्शन को बेटा इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मसला यह है कि ऐसी रिएक्शंस में वैलेंस फैक्टर कैसे निकाला जाता है। रिडॉक्स रिएक्शंस का एक उसूल है, ये याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना इस उसूल को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। जब भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, जितने वो लूज करेगा एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन भी करता है। अगर आपके रिड्यूसिंग एजेंट ने 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वही 10 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, न 9 न 11। राइट बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। अब देखिए, विद इन द मॉलिक्यूल किसी पार्ट का रिडक्शन हो रहा है, किसी पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, आपको दो में से एक पार्ट पे फोकस करना है, या तो उस पार्ट पे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो उस पार्ट पे जिसका रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि जिस पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरा पार्ट गेन करेगा जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसलिए दो में से एक का देखिए यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है, वही उसका वैलेंस फैक्टर बनेगा। बिकॉज वैलेंस फैक्टर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड पर मॉलिक्यूल। अब देखिए ना, यहां पे आपके पास एक मॉलिक्यूल जो KClO3 का है उसमें एक ही क्लोरीन मौजूद है, और ये क्लोरीन +5 से -1 में आ चुका है।
तो +5 से -1 में आने का मतलब यह है कि इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है बेटा। सो अगर इसने +5 से -1 में आते आते 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, सो दैट मींस जो वैलेंस फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन आ गया, ठीक है, इट्स नॉट वैलेंस फैक्टर ऑफ क्लोरीन, इट इज वैलेंस फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन जो है, दैट कम्स आउट टू बी 6। लेकिन अगर आप विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन भी देखेंगे, बिकॉज क्लोरीन पार्ट का तो रिडक्शन हो चुका है, ऑक्सीजन पार्ट का तो ऑक्सीडेशन हो चुका है, अगर आप विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन भी देखेंगे तब भी वैलेंस फैक्टर आपका 6 ही तो आएगा। वो देखिए यहां पर आपके पास ऑक्सीजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट्स -2, और यहां पे ऑक्सीजन किस में है, दैट इज 0। सो एक ऑक्सीजन -2 से 0 में कन्वर्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, लेकिन आपके एक मॉलिक्यूल में तो 3 ऑक्सीजन हैं। अगर एक ऑक्सीजन ने 2 लूज किए तो 3 कितना कर रहा है, 6 लूज कर रहा है बेटा। सो अगर आप वैलेंस फैक्टर देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है बेटा, तो वो एक ऑक्सीजन 2 लूज कर रहा है, सो 3 ऑक्सीजन 6 लूज कर रहा है। सो यू कैन टेक इट विद रेस्पेक्ट टू ईदर रिडक्शन or you can take it with respect to oxidation whenever it comes the turn of what we call as intramolecular redox reactions. Fine beta. So intramolecular redox reactions में हमेशा याद रखिएगा valence factor will be either for the oxidation reaction or for the reduction reaction, ठीक है, दोनों को मिला के इनका valence factor consider नहीं किया जाता। तो यहां पे पर मॉलिक्यूल एक ही क्लोरीन था जिसकी 6 इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन हो रही थी, तो valence factor जो है विद रेस्पेक्ट टू रिडक्शन बनता था 6। मगर मैंने कहा जो भी वैलेंस फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन आएगा वही वैलेंस फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन भी आता है, दो में से किसी एक को आप वैलेंस फैक्टर बताओगे, ठीक है। सो जब मैंने ऑक्सीडेशन की बात करी, एक ऑक्सीजन -2 से 0 में जाके 2 लूज कर रहा था, मगर पर मॉलिक्यूल तो 3 ऑक्सीजन थे, वो तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बेटा लूज कर रहे हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन वैलेंस फैक्टर आल्सो कम्स आउट टू बी 6। नाउ यू कैन जनरलाइज कि इस मॉलिक्यूल का या इस रिएक्शन में वैलेंस फैक्टर जो रिएजेंट का है, वैलेंस फैक्टर जो KClO3 का है, दैट वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू 6, राइट। सो द फाइनल कंक्लूजन इज द वैलेंस फैक्टर ऑफ KClO3 जो होगा इन दिस पर्टिकुलर इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, दैट कम्स आउट टू बी 6। So that was intramolecular redox reactions में आप वैलेंस फैक्टर बेटा कैसे निकालते हैं। I'll be taking one more example, लेकिन आप इस एग्जाम्पल को खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। You are going to solve it yourself. I'll take the example from the book. You please write it. It is twice Mn2O7. Twice Mn2O7. It gets converted to 4 times MnO2. It gets converted to 4 times MnO2. Plus we have 3 times O2, plus we have 3 times O2, right? Please, इस रिएक्शन में वैलेंस फैक्टर जो है आप इवेलुएट करेंगे। इट्स अगेन दैट इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे मैंगनीज जो है वो +7 में है, मगर यहां पे मैंगनीज जो है बेटा दैट इज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, दैट्स रिडक्शन। यहां पे ऑक्सीजन -2 में है, कुछ ऑक्सीजन -2 में तो है, मगर कुछ ऑक्सीजन 0 में कन्वर्ट हो चुका है। आपका फोकस सिर्फ उस ऑक्सीजन पे आएगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, ठीक है। That hint is enough for you. अगर नहीं भी आया तो मैं तब भी आपके साथ इस एग्जाम्पल को कल शेयर करूंगा बेटा, मगर मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आज आंसर चाहिए, राइट। इसका वैलेंस फैक्टर जो है रिएक्शन में Mn2O7 का कितना आएगा, ठीक है बेटा। सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस में वैलेंस फैक्टर कैसे निकाला जाता है। बात करेंगे बेटा आगे केस नंबर 3, वेरी स्पेशल केस, दैट इज N फैक्टर इन अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। N factor in a disproportionation reaction. जब भी आप डिस्प्रपोर्शनेशन की बात करेंगे बेटा तो उसमें वैलेंस फैक्टर जो है एक स्पीशीज का कैसे निकाला जा सकता है। डिस्प्रपोर्शनेशन आप याद करिए, मैंने कहा था कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस वो होती हैं जब किसी भी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट के एटम्स जो कि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में है साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं और रिड्यूस भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शंस को आपने बेटा डिस्प्रपोर्शनेशंस का नाम दिया था, और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर की थी। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस में जब भी आप वैलेंस फैक्टर निकालना चाहें तो इन रिएक्शंस में वैलेंस फैक्टर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। इस फॉर्मूला का अपना एक डेरिवेशन का बैकग्राउंड भी है, बट ट्रस्ट मी नॉट रिक्वायर्ड।
इट्स N1 into N2 divided by N1 plus N2. अब ये N1 N2 क्या है? I'll be talking about that. लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएंगे, आपको ये फॉर्मूला जहन में रखनी पड़ेगी कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जब भी हम वैलेंस फैक्टर निकालने की कोशिश करें, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला विच इज इक्वल टू N1 into N2 divided by N1 plus N2. Okay? Let's take the example and let's explain with the help of examples ये N1 और N2 हमारे पास क्या हुआ करती हैं. ठीक है? So I'll take the first example here. मेरे पास बेटा एक रिएक्शन है. It is hydrogen peroxide getting converted to H2O plus we have got O2. Okay? Hydrogen peroxide getting converted to water and oxygen gas. हमें पूछा गया कि इस रिएक्शन में बताइए वैलेंस फैक्टर जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या है. क्योंकि ये तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. कैसे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आप जानते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, मगर वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0. सो ऑक्सीजन यहां पे -1 से -2 में जाके रिड्यूस हुआ है. ठीक है? तो ये इसकी रिडक्शन हो चुकी है. और ऑक्सीजन -1 से 0 में जाके ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है. जब एक ही एलिमेंट के एटम्स एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज भी हो जाएं, रिड्यूस भी हो जाएं, ऐसी रिएक्शंस को तो आपने डिसप्रपोर्शनेशन कहा था. सो इट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. और इस डिसप्रपोर्शनेशन में अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपने ऑक्सीडेशन वैलेंस फैक्टर निकालना है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट डिसप्रपोर्शनेशन में हमेशा याद रखिएगा वैलेंस फैक्टर निकालने के लिए आपने इस रिएक्शन को स्प्लिट करना पड़ेगा इनटू 2 हाफ रिएक्शंस. रिडक्शन वाला पार्ट अलग लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अलग लिखना पड़ेगा. जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर में कन्वर्ट होना, ये तो इसका रिडक्शन है, तो वो अलग से लिख दीजिएगा. बैलेंसिंग कुछ नहीं, नथिंग, कोई कोएफिशिएंट नहीं. ठीक है? बैलेंसिंग के बारे में कुछ मत सोचिए, यहां पे 2 था वो कहां गया, वहां पे 2 था वो कहां गया, कुछ नहीं सोचना है. ठीक है? और दूसरा, जो आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, सो H2O2 का O2 में कन्वर्ट होना, ठीक है, O2 में कन्वर्ट होना, that was your oxidation. So this is basically my reduction half reaction. I'll write it as RHR, reduction half reaction, क्योंकि ये redox reaction is the combination of 2 reactions, oxidation and reduction. क्योंकि जब मैंने सिर्फ reduction लिखा, so this is the half of the reaction, that's why you call it as reduction half reaction, and likewise this one is the oxidation half reaction. Fine बेटा. अब जाके disproportionation में जो रिडक्शन वाला पार्ट होगा उसका अपना वैलेंस फैक्टर क्या है, उसको लिखा जाता है N1, राइट? और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में अपना वैलेंस फैक्टर क्या होता है, उसको लिखा जाता है N2, जो आपने फॉर्मूला में भी देखा था. वैलेंस फैक्टर इज इक्वल N1 into N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, राइट? मैंने कहा था ये N1 N2 क्या है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. सो जो ही किसी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आपने वैलेंस फैक्टर रेडॉक्स रिएजेंट का निकालना है, तो आपने उसकी 2 हाफ रिएक्शंस को अलग अलग लिखना है. वो रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो एक रिएक्शन बनेगी, और वो ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो दूसरी रिएक्शन बनेगी. 2 रिएक्शंस को रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस कहा जाएगा. और इन 2 हाफ रिएक्शंस के लिए अपना अपना वैलेंस फैक्टर होता है. बिकॉज यू नो कि जब रिडक्शन होती है तब भी वैलेंस फैक्टर डिफाइंड होता है, जब ऑक्सीडेशन होती है तब भी वैलेंस फैक्टर डिफाइंड होता है, जब कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होती है तब भी वैलेंस फैक्टर डिफाइंड होता है. तो यहां पे आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाला पार्ट जो है, इसमें भी वैलेंस फैक्टर H2O2 का डिफाइन होगा, राइट? अब देखना है क्या है. क्योंकि यहां पे H2O2 में दोनों ऑक्सीजन -1 में है, मगर यहां पे जो ऑक्सीजन है वो -2 में कन्वर्ट हो चुका है. सो यहां पे आपके पास पर मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन हैं जो कि -1 में है, मगर ऑक्सीजन यहां पे किस में कन्वर्ट हो चुका है, -2 में. जब 2 ऑक्सीजन -1 से -2, -1 से -2 में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, तो उसकी वजह से आपके 2 ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स कुल मिला के गेन कर दिए. जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दिए, सो दैट मीन्स बेटा per molecule of H2O2, 2 electrons have been gained. Number of electrons lost या gained per molecule is called as valence factor. So hydrogen peroxide का reduction half reaction में valence factor बन गया 2. तो मैंने उसको N1 माना, so I'll put it as 2. Likewise, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए भी उसका वैलेंस फैक्टर देखिए. यहां पे दोनों ऑक्सीजन -1 में है, मगर यहां पे O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0. जब ऑक्सीजन -1 से 0 में कन्वर्ट हुआ,
सो दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। सो एक ऑक्सीजन -1 से 0 में जाते एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मगर एक मॉलिक्यूल में तो 2 ऑक्सीजन्स हैं, तो वो 2 ऑक्सीजन्स बेटा -1 से 0 में जाते जाते एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। सो ऑक्सीडेशन के लिए भी इसका वैलेंस फैक्टर रहता है 2। सो N1 भी आपके पास 2 आ गया, N2 भी आपके पास 2 आ gया। अब अगर आपको वैलेंस फैक्टर निकालना है इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, सो दैट वैलेंस फैक्टर हैज टू बी इक्वल टू N1 into N2 divided by N1 plus N2, right बेटा? सो दैट विल बी इक्वल टू 2 into 2 divided by 2 plus 2, वो आपके पास आएगा 4/4, दैट कम्स आउट टू बी 1। तो इस डिस्प्रपोर्शनेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वैलेंस फैक्टर जो है बेटा दैट कम्स आउट टू बी 1। फाइन। सो दिस वाज बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस में वैलेंस फैक्टर कैसे निकाला जा सकता है। आई विल बी डिस्कसिंग वन मोर एग्जांपल विथ यू, और एक एग्जांपल जो है मैं आपको होम टास्क दे रहा हूं, ठीक है? लेट्स हैव द नेक्स्ट एग्जांपल हियर in case of disproportionation reactions. I'll take the balanced chemical equation from the book. It is basically like this: P4 plus we have 3 times OH negative, ये एग्जाम्पल मैंने पिछली बार भी आपके साथ डिस्कस की थी, plus we have 3 times H2O, it results in the formation of PH3 phosphine, plus we have got 3 times H2PO3 2 negative. I suppose it was this one, H2PO2 negative, H2PO2 negative -1 चार्ज के साथ, ठीक है? या दैट इज बेसिकली द रिएक्शन। सबसे पहले इसको पहचानना है, तो यहां पे आपको पूछा गया कि आप वैलेंस फैक्टर जो है बेटा P4 का इवैल्यूएट करिए। इस रिएक्शन में P4 का वैलेंस फैक्टर क्या है? फाइन। तो पहले आपको यह देखना है क्या ये रिएक्शन इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है, इंट्रा है, डिस्प्रपोर्शनेशन है, क्या है? क्या ये सिर्फ ऑक्सीडेशन है, क्या ये सिर्फ रिडक्शन है, वो भी तो देखना है। तो यहां पे फास्फोरस सारे का सारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, pH3 में फास्फोरस -3 में है, यहां पे फास्फोरस अगर आप निकालोगे बेटा दैट कम्स आउट टू बी +1, ठीक है? सो इस रिएक्शन में फास्फोरस एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में था ऑन द रिएक्टेंट साइड, दैट वाज 0। जब एक एलिमेंट के एटम्स एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज भी हो जाए, रिड्यूस भी हो जाए, सो P4 का 0 से -3 में कन्वर्ट होना, दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड यू नो दैट्स कॉल्ड एज रिडक्शन। P4 का 0 से +1 में कन्वर्ट होना, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड यू नो दैट इज ऑक्सीडेशन। जब एक ही एलिमेंट के एटम्स फ्रॉम द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज भी हो जाए, रिड्यूस भी हो जाए, रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन कहा जाता है। सो इट इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जब भी आप वैलेंस फैक्टर निकालना चाहें, आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग अलग से लिखना पड़ेगा। सो P4 का pH3 में कन्वर्ट होना, दिस इज रिडक्शन। सो P4 का pH3 में कन्वर्ट होना, दैट इज रिडक्शन, बस ये लिखना है। तो इसका वैलेंस फैक्टर एज रिडक्शन जो बनेगा दैट्स N1। लाइकवाइज P4 जो है वो H2PO2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, सो P4 का कन्वर्ट होना इनटू H2PO2 नेगेटिव, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। सो दिस इज माय रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड दिस इज माय ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैलेंस फैक्टर N1 और दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग मान लीजिए वैलेंस फैक्टर N2। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि रिडक्शन के लिए ही N1 लोगे, आप ऑक्सीडेशन के लिए N1 ले लीजिए, रिडक्शन के लिए N2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मसला सिर्फ इतना है कि आपको इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को स्प्लिट करना पड़ेगा। रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग से लिखनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग से लिखनी पड़ेगी। P4 रिड्यूस होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो रहा है, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। P4 ऑक्सीडाइज होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो रहा है, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। बाकी ये जो OH नेगेटिव है, वाटर है, ठीक है, ये सारा जो होता है बेटा ये बैलेंसिंग के लिए है और ये मीडियम की बात होती है। इनका रिडॉक्स रिएक्शंस में कोई भी रोल नहीं होता है, इनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में कोई भी रोल नहीं होता है। दे शुड नेवर बी द पार्ट ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है ना? अब इस केस में आपको वैलेंस फैक्टर देखना है क्या है, तो चूंकि डिस्प्रपोर्शनेशन है, वैलेंस फैक्टर निकालने के लिए पहले N1 N2 पता होना चाहिए। लेट्स कैलकुलेट N1 फर्स्ट। यहां पे फास्फोरस 0 में है, यहां पे फास्फोरस -3 में है, तो फास्फोरस 0 से -3 में जाते जाते 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है पर फास्फोरस एटम।
एक फॉस्फोरस एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, मगर हमें हमेशा देखना पड़ता है पर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 फॉस्फोरस है, राइट बेटा, एक मॉलिक्यूल में 4 फॉस्फोरस है, हर एक फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। सो 4 फॉस्फोरस कितने गेन करेंगे बेटा, 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो वैलेंस फैक्टर जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए बनेगा दैट विल बी 12। लाइकवाइज अगर हम यहां पे बात करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की, यहां पर फॉस्फोरस फिर से 0, मगर यहां पे आपका फॉस्फोरस होता है +1, ओके तो यहां पे फॉस्फोरस 0 से +1 में जाते जाते सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है पर फॉस्फोरस एटम। जब एक एटम 0 से +1 में जाते जाते एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मगर मुझे तो पर मॉलिक्यूल देखना पड़ता है वैलेंस फैक्टर, तो पर मॉलिक्यूल यहां पे 4 फॉस्फोरस है, तो 4 फॉस्फोरस कितने लूज करेंगे, दैट इज 4 इंटू +1, 4 इंटू 1 वो आपके पास आएगा बेटा 4, राइट। सो वैलेंस फैक्टर फॉर द रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज 12 एंड फॉर द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज 4। अब अगर मैंने बेटा वैलेंस फैक्टर P4 का निकालना है, राइट, दैट विल बी इक्वल टू N1 इंटू N2, सो गो 12 इंटू 4 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, सो गो 12 प्लस 4, राइट बेटा। सो 12 इंटू 4, 12 चुके हो गया 48, डिवाइड बाई 12 प्लस 4 दैट मेक्स इट 16, राइट बेटा। ये आपका हो गया 16 1R 16 3R, तो यहां पे P4 का जो वैलेंस फैक्टर होगा दैट विल बी 3, right? So that was about one more disproportionation reaction. इनमें वैलेंस फैक्टर बेटा आप कैसे निकालते हैं, I'll be giving you one example as your home task, जो आप घर जाके सॉल्व करोगे और मुझे उसका भी आंसर जो है आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर फॉर द रेडॉक्स रिएक्शंस, फॉर द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, एंड द रिएक्शन गोज लाइक दिस। Br2 plus we have 3 times H2O, right? It results in the formation of, it'll be 3 times Br2, right? It results in the formation of 5 times Br minus plus we have BrO3 minus plus we have got 6 times H positive प्लस वी हैव गॉट 6 टाइम्स H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मेरे पास बेटा कुल मिला के रिएक्शन है। हाँ, तो आपको देखना है कि क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है कि नहीं, चलिए बता देते हैं। इट्स अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आपने इस ब्रोमीन का जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है इसका आपने वैलेंस फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट वाज द अदर केस फॉर द वैलेंस फैक्टर। आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट वन हेयर, ठीक है। अगर आपको कहीं लगे कि मैं शायद बोर्ड जो है जल्दी रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करें ताकि आप अपनी एग्जाम्पल जो है नोटबुक पे लिख पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्पेशल केस फॉर द वैलेंस फैक्टर, दैट्स 4, एंड दैट स्पेशल केस इज उन रिएक्शंस में वैलेंस फैक्टर कैसे निकाला जाता है। रिएक्शंस इन विच a species is either partly oxidized, a species is either partly oxidized or partly reduced। जहां पे आपके पास बेटा कोई स्पीशीज ऐसी है जिसकी पार्टली ऑक्सीडेशन या पार्टली रिडक्शन हो रही है, यानी कि जितना भी आपने किसी उस पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएजेंट को रिएक्ट कराया उसका हर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज या हर एक मॉलिक्यूल रिड्यूस नहीं हो रहा है, बल्कि जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं उसमें से कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज या कुछ पार्ट रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आप वैलेंस फैक्टर जो है बेटा उसको कैसे निकाल सकते हैं। आई जस्ट टेक वन एग्जाम्पल विद रेस्पेक्ट टू दैट पार्ट एज वेल, जहां पे आपके पास बेटा पार्टली ऑक्सीडेशन या पार्टली रिडक्शन हो रहा है, उसमें वैलेंस फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट राइट द एग्जांपल ऑन द बोर्ड सो दैट वी आर जस्ट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। या वी हैव द एग्जांपल लाइक दिस, इट्स पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 plus we have got 14 times HCl, right? It results in the formation of twice KCl plus we have twice CrCl3, twice chromium chloride, plus we have got 3 times Cl2, 3 times Cl2, plus we have got 7 times H2O, 7 times H2O, right? रिएक्शन बहुत बड़ी लग रहा है, शायद मुश्किल सवाल है, लेकिन सवाल बहुत आसान है, ठीक है।
देखो क्या करना है, आपको इसमें पूछा गया कि HCl का वैलेंस फैक्टर बताइए क्या है। पहली बात तो ये है, ना ही ये कोई डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ना ही कोई इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है, ये आपके पास टिपिकल इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है, जहां पे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये बिहेव कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आपका HCl जो ये बिहेव कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट। वो कैसे पहचानते हैं हम ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब इसमें इस पर्टिकुलर केस में आपको इसका वैलेंस HCl का वैलेंस फैक्टर पूछा गया है, आपको इसका भी पूछा जा सकता है, इसका भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इसका भी आप निकाल सकते हैं। वो देखो क्या है, यहां पे आप देखिए बेटा, HCl में हाइड्रोजन +1 में है, क्लोरीन -1 में है। क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट में तो क्लोरीन कहीं पे है नहीं, सारे का सारा क्लोरीन जो है वो HCl के फॉर्म में ही हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन ऑन द प्रोडक्ट साइड कुछ क्लोरीन -1 में है, यहां पर भी क्लोरीन -1 में है, मगर यहां पे क्लोरीन जो है वो 0 में है, राइट? यहां पे क्लोरीन जो है वो 0 में है। सो दैट मींस कुछ पार्ट इस रिएजेंट का ऐसा है, HCl का कुछ पार्ट ऐसा है जिसका क्लोरीन जो है बेटा वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, बिकॉज -1 से 0 मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो कुछ पार्ट क्लोरीन का यहां पे ऑक्सीडाइज हो चुका है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है बेटा जो भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, यानी कि जो ऑक्सीडेशन में या रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले पाया। अब ऐसी सूरत में आपको HCl का वैलेंस फैक्टर कैसे निकालना है, ठीक है? बात बहुत आराम से समझना। आप सिर्फ HCl के उस पार्ट पे फोकस करोगे जिसका चेंज हो चुका है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है। क्योंकि ये 2 क्लोरीन ऐसे हैं जिनका चेंज नहीं हुआ, ये 6 क्लोरीन ऐसे हैं, 3 2 और 6, राइट? ये 6 क्लोरीन ऐसे हैं जिनका चेंज नहीं हुआ, मगर 3 2 और 6 ये 6 क्लोरीन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है, राइट? ये 6 क्लोरीन एटम्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है, जिनकी जो ऑक्सीडेशन के बाद बन चुके हैं। अब देखिए ना, ये जो 14 HCl मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से सिर्फ 6 क्लोरीन्स ऐसे हैं जो कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। बात आराम से समझना, करना क्या है, 14 HCl में से सिर्फ 6 क्लोरीन्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है। आप सिर्फ उस पार्ट को कंसीडर करोगे जिसमें चेंज हुआ है, बिकॉज ओनली दैट पार्ट इज द वन जो कि असल में रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है। अब देखो ना, आपके पास यहां पे क्लोरीन -1 में था, यहां पे क्लोरीन आपके पास 0 में आ चुका है, मगर 14 HCl में से 14 क्लोरीन में से सिर्फ 6 क्लोरीन का चेंज हुआ है। दैट मीन्स बेटा, ये वाली रिएक्शन जो आपके पास है, दिस इज एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, राइट बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, क्योंकि 14 Cl जो है वो तो असल में -1 में थे, मगर 14 में से सिर्फ 6 Cl ऐसे हैं जो 0 में आ चुके हैं। जब 14 में से सिर्फ 6 Cl -1 से 0 में आ गए, -1 से 0 में जाते जाते 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो -1 से 0 में जब 6 आ गए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। तो यहां पे 14 Cl में से सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स बेटा लूज हुए हैं, सिर्फ 6 क्लोरीन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तो मैं मानूंगा कि इसमें 14 HCl मॉलिक्यूल्स ने सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। अब देखिए ना, अगर 14 HCl मॉलिक्यूल्स ने सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, सो एक मॉलिक्यूल HCl कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? दैट इज 6/14, राइट? और आपको पता है कि पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल मतलब होता है पर मॉलिक्यूल, राइट? सो 14 मॉलिक्यूल्स ने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो पर मॉलिक्यूल कितने लूज होंगे? दैट इज 6/14, राइट? सो एक मॉलिक्यूल या पर मॉलिक्यूल की बात करें, यहां पे HCl जो है ऑन एन एवरेज, यहां पे एवरेज निकालना है बेटा, ऑन एन एवरेज यहां पे एक HCl मॉलिक्यूल जो है वो 6/14 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर मॉलिक्यूल जो है उसी को तो वैलेंस फैक्टर कहा जाता है। तो ये जो 6/14 यहां पे आ गया बेटा, यही आपका वैलेंस फैक्टर बनेगा फॉर HCl, राइट? यही आपका वैलेंस फैक्टर बनेगा फॉर HCl। इसी तरह से अगर आप सपोज पोटेशियम डाइक्रोमेट का निकालना चाहें, ये तो बहुत आसान है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और यहां पे क्रोमियम कन्वर्ट हो चुका है इनटू +3। +6 से +3 मींस रिडक्शन हो चुका है क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। अब यहां पे आपका एक क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट होते होते 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, मगर मेरे पास तो एक मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम थे जो +6 से +3 +6 से +3 में जाते जाते 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर चुका है। क्योंकि एक मॉलिक्यूल यहां पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर चुका है, तो इसका वैलेंस फैक्टर सीधा आ जाएगा 6, राइट? सो पोटेशियम डाइक्रोमेट का वैलेंस फैक्टर 6, मगर HCl का वैलेंस फैक्टर जो यहां पे है दैट विल बी 6/14, राइट? अब लास्ट वाला पॉइंट फॉर द डे, मैं यहां पे एक एग्जांपल आपके सामने और दे रहा हूं, आप इस एग्जांपल को घर जाके खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है?
आई हैव गॉट वन मोर रिएक्शन ऑफ दिस पैटर्न, जहां पे एक मॉलिक्यूल जो है बेटा उसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही है, अगेन HCl. रिएक्शन गोज लाइक दिस, इट इज ट्वाइस sodium permanganate MnO4, right? Plus we have got 16 times HCl. ठीक, it results in the formation of twice manganese chloride, twice MnCl2. Okay, plus we have got 5 times Cl2, 5 times Cl2, plus we have got 2 times NaCl, plus 2 times NaCl, and plus we have 8 times H2O. ये आपकी बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन वहीं से दी है. इस रिएक्शन में आपको पूछा है कि HCl जो है इसका वैलेंस फैक्टर जो है वो कितना होगा. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द वैलेंस फैक्टर. कैसे निकालते हैं बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस में, इंशाल्लाह यहां से हम कल बात करेंगे. एंड टुमारो विल बी टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडॉक्स रिएजेंट्स कैसे निकालते हैं, मगर उसके साथ साथ जो है आई विल बी आल्सो स्विचिंग टू द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस. थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज.